नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आप सबों का स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ आज फिर चर्चा करेंगे आज की सबसे चर्चित सुर्खियों पर। राव साहब, सबसे पहले आज भारत को, हमारे देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की 15वीं राष्ट्रपति मिली है। उनका स्वागत हमारे संस्थान की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन। यह सचमुच यह भारत की समावेशी संस्कृति है जिसमें आगे बढ़ते हुए एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं। उनका जीवन का सफर देख लें, पार्षद से लेकर विधायक, राज्यपाल और आज राष्ट्रपति। उनकी जिंदगी में अनेक बाधाएं आई, निजी तौर पर भी परिवार में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण वो लगभग टूट गई थी। बावजूद इसके आगे कदम बढ़ाते हुए परिस्थितियों को बाजू में करते हुए जो लक्ष्य सामने था देश सेवा का, समाज सेवा का, उस पर कदम ताल करते हुए आज वे देश की प्रथम नागरिक बन राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। क्या आपको लगता है अब ये तो एक अध्याय समाप्त हुआ और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए? अब भविष्य, चूंकि सब कुछ के बावजूद राव साहब आप तो ये मानेंगे कि हमारा भारतीय लोकतंत्र, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को हमने स्वीकार किया पिछले लगभग 7.5 दशक से, वो सफलतापूर्वक आगे कदम डाल कर रहा है। ऐसे में यह एक शंका बार बार जो उठती है अपने देश में हाल के दिनों में ज़्यादा, कि कहीं किसी कोने में ऐसी साजिश रची जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को बदल दिया जाए। आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि इस आरोप में कितना दम है और इसका औचित्य क्या है। एक बार फिर नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के तमाम दर्शकों को की ओर से हम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देना चाहेंगे। इस हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र जो अपनी 75वीं वर्षगांठ इस साल मना रहा है, एक महिला और दूसरी बार एक महिला और पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। आपने जिस बात का जिक्र किया विनोद जी, वो सही है। कुछ ऐसी ताकतें थी और हैं जो शायद इन प्रयासों में होगी, मगर हमारा जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, वो फ्रेमवर्क में इस तरह से है कि उसमें बहुत मुश्किल है ये कर पाना। और ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण हम लोग ये कर पाएँ। एक आदिवासी महिला को जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती है उड़ीसा में, वहाँ से वो उनकी जर्नी शुरू हुई। वो उन्होंने वहाँ अपने क्षेत्र में काम किया, बाद में पिछली दफ़ा वो झारखंड के राज्यपाल और आज राष्ट्रपति भवन जैसे सब सर्वोच्च ऑफिस में वो विराजमान है। आपने सही कहा, कुछ ताकतें हैं जो शायद इसको कमज़ोर करना चाहती है, मगर हमारे संविधान में इतनी ताकत है और ये हमको दिया है हमारे देश के लोगों ने, देश के हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो दिग्गज नेता रहे हैं उन लोगों ने, कि इसमें कोई शायद ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। और अब ये देखना होगा कि माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने शपथ ग्रहण के में ये बात कही है कि वो आदिवासी इलाके से है। और मेरा ऐसा मानना है, शायद आप भी सहमत होंगे, कि एक आदिवासी होने के नाते और एक महिला होने के नाते वो ज़्यादा सेंसिटिव है
और उनको महिलाओं की समस्याएं, आदिवासियों की समस्याएं, गांव की समस्याएं, उससे वो काफ़ी वाकिफ़ है। और शायद आने वाले दिनों में ऐसा कोई कदम उठाए वो, या ऐसे कोई सरकार के साथ ऐसा कोई तालमेल रखे, सरकार को दिशा निर्देश दे कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। गांव का विकास हो, आदिवासियों का विकास हो, पिछड़े वर्गों का विकास हो, पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए हमारी बहुत बड़ी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब देश 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली मना रहा था, तब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने कहा कि उनका जन्म हुआ है, इसलिए वो काफ़ी चीज़ों से अभी पिछले 25 सालों में जब वो उनका ये चल पड़े है देश के विकास में, तो शायद मुझे लगता है वो काफ़ी चीज़ों से वो उनको जानकारी है, और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ कदम उठाएगी वो कि शायद देश का इससे और ज़्यादा भला हो। चलिए, तो हमारी पुनः शुभकामनाएं देश की नई राष्ट्रपति को। पूरे देश की नज़रें उन पर लगी रहेंगी। बहुत सारी अपेक्षाएं देश को हैं, खासकर जैसा कि राव साहब ने कहा कि पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदाय को, चूँकि उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका चयन किया गया। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हुए आज की एक अत्यंत ही चर्चित और विवादित सुर्खी पर, राव साहब, भारत के मुख्य न्यायाधीश रमणा ने झारखंड के एक कार्यक्रम में बोलते हुए टिप्पणी की है हमारी बिरादरी पर, मीडिया पर, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। चूंकि प्रिंट मीडिया को उन्होंने कहा कि कमोबेश वो अभी ठीक ठाक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने एक विशिष्ट विशेषण कंगारू कोर्ट कहा है, अर्थात गैर कानूनी अदालत बताते हुए टिप्पणी की है कि यह गैर जिम्मेदार है और समाज में एक एजेंडे के तहत गलत चीज़ों का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी बल्कि सख्त टिप्पणी है खबरिया चैनलों पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं और चिन्हित कर सकता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन शब्दों में कहीं कुछ भी गलत नहीं है। यह एक सच्चाई है कि आज दुखद रूप से इनका इस्तेमाल किसी विशेष एजेंडे को समाज और देश पर थोपने के लिए, विशेष विचारधारा को समाज और देश पर थोपने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ एक उदाहरण आपने देखा होगा, आप हमारे दर्शकों ने, जब आप खबरिया चैनल से अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए। सामान्यतः जब उनके जो डिबेट होते हैं, जिसकी चर्चा की है हमारे चीफ जस्टिस ने, आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे कि एक ही विषय पर एक समय विभिन्न चैनलों पर चर्चा हो रही है। कैसे? साफ है कि उन्हें आदेशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि आज इस विषय पर चर्चा करो, और चर्चा की धारा को विशेष तरह इस तरह से, इस कोण से मोड़ देना है, लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाना है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो भारत के जो मीडिया है, विशेषकर यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरिया चैनलों की चर्चा हम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल आत्मचिंतन करते हुए आवश्यक संशोधन करना चाहिए। इसी में मैं ये बता देना चाहूँगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रमन्ना ने आगे यह भी कहा है, अपनी बात को जो कंक्लूड किया, यह कहते हुए कि इसके पहले कि सरकार और अदालत कोई कदम उठाए, वे संशोधन कर लें। मतलब एक चेतावनी भी छिपी हुई है कि खबरिया चैनलों को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। उन पर एक दायित्व है, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है सच्चाई को प्रस्तुत करना, न कि किसी एजेंडे की तरह किसी खास विचारधारा को, किसी खास नीति को लोगों के बीच पहुंचाना। क्या राव साहब ऐसा नहीं लगता कि अब यह मानकर कि इट इज़ नेवर टू लेट, खबरिया चैनल बैठे चिंतन मनन करें और
देश हित में, समाज हित में, संविधान के हित में अपने आचरण में संशोधन करें? भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रमन्ना ने जो कहा है, न्यायमूर्ति रमन्ना ने जो कहा है, और आप जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो 100% सच है। ये हमारी विडंबना है कि पिछले कुछ दिनों में, 10-15 सालों में समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल्स इस तरह से छा गए हैं और इनमें एक दूसरे में एक कंपटीशन है, झूठ बोलने का कंपटीशन है एक तरह से। झूठ बोलने का, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कितना अच्छा बार बार झूठ बोल सकता है, ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और न्यायमूर्ति रमन्ना की चिंता स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और उन्होंने जो आगाह किया है इन चैनलों को, पर उससे ये चैनल मुझे नहीं लगता कुछ सुधर पाएंगे। इनके ऊपर अंकुश की बहुत ज़रूरत है, और अंकुश दो तरह से हो सकते हैं। एक तो जनता इनका बहिष्कार करे, मगर अभी जनता भी विभाजित है। आप क्योंकि आइडियोलॉजी को लेकर लोग चलते हैं आजकल, कोई बात आपने की तो आपको आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है। चैनल वाले एक दूसरे को जो है, वो कौन से चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं, ये सब आइडियोलॉजी को लेकर हो रहा है, टीआरपी की दौड़ में। इसलिए सरकार को भी ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसी कोई गलत खबर आई तो बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर ये सरकार कर पाएगी क्या, मुझे थोड़ी आशंका है, क्योंकि सरकार भी कई बार इस मामले में चुप्पी साधे रहती है। और एक तरह से चुप्पी साधना यानी आपका समर्थन होता है, मौन समर्थन होता है। तो ये जनता भी आगे चल के, ये कंगारू कोर्ट जो आप उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको जनता भली भांति समझ गई है। और कई लोग आजकल टीवी का बहिष्कार करते हैं, कार्यक्रम नहीं देखते हैं, खबरों के लिए दूसरे माध्यम जो है थोड़ा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खबर सुन लेते हैं और बाद में बंद कर देते हैं, बहस में नहीं जाते हैं। क्योंकि ये बहस के लिए बुलाना यानी ये एजेंडा चलाना जैसा है। तो न्यायमूर्ति बिल्कुल, देखिए बहस में क्या होता है, आप विशेषज्ञ के नाम पर, एक्सपर्ट्स के नाम पर आप विभिन्न राज दलों के पक्षकारों को बुलाते हैं, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, आप रिटायर्ड जजों को बुलाते हैं। वो कानून के विशेषज्ञ के नाम पर, प्रशासनिक विशेषज्ञ के नाम पर आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि विषय पूर्व निर्धारित होता है और उन्हें वैसे ब्रीफिंग कर दी जाती है और एक खास विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए कहा जाता है। और लेकिन देखिए, जो चीफ जस्टिस ने जो कहा, बहुत बड़ी जो टिप्पणी की है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरिया चैनल गैर जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, प्रिंट मीडिया को थोड़ा कहा है कि कम बेस प्रिंट मीडिया अभी ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन खबरिया चैनलों को गैर जिम्मेदार बताना, उन्होंने कहा है कि इनके पास असीम ताकत है, शक्ति है, इनके पास साधन है, माध्यम है ये लोगों के पास किसी चीज़ को पहुंचाने का, लेकिन गलत, सही, झूठ और सच की पहचान करने में असमर्थ हैं। मेरा मानना है कि असमर्थ नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जानबूझकर जिस एजेंडे को चिन्हित किया चीफ जस्टिस ने, उस एजेंडे के तहत ये माध्यम लोगों के पास गलत जानकारी, गलत विचार पहुंचाते थे। ऐसे में जो उनकी चेतावनी है, क्या राव साहब आपको ऐसा लगता है कि इसके पूर्व की देर हो जाए, जैसा मैंने कहा, दोहरा रहा हूं, हालांकि ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हम करते हैं, हम दम भरते हैं कि संविधान प्रदत्त अधिकार हमारा है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है, समाज को, देश को बांटने के लिए इसका उपयोग नहीं किया सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि तत्काल सरकार आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस के परामर्श को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कानून सामने लाए जिससे कि इस प्रवृत्ति पर रोक लग सके? जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन की है इस तरह जो घटनाएं हो रही है कंगारू कोर्ट के बारे में, मगर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद कोई केस में या कोई मामले में
जो उनके सामने आए, उनके बेंच के सामने आए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आए, वहाँ पर वो जैसे एक डायरेक्टिव इशू करे, एक दिशा निर्देश जारी करे कि ये इस तरह आपको ये फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाए कि इसी में आपको दायरे में रहना है, इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो ये आप उल्लंघन करोगे अपने एथिक्स का, अपने कानून कायदे का, और इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ये जो एजेंसियाँ हैं जो इसके ऊपर अंकुश रख सकती है, वो उतना काम नहीं कर पा रही है। प्रेस काउंसिल है हमारे पास, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अभी तक उनका कोई जवाब दिखा नहीं है मुझे। और ये जो प्रेस काउंसिल है, इसको हम लोग कई बार मजाक में, हल्के में लोग बोलते हैं टूथलेस टाइगर बोलते हैं, क्योंकि उनके पास पेनल पावर नहीं है, पेनलाइज करने के पावर कोई नहीं, अधिकार नहीं, दंडित करने के अधिकार नहीं। वो एक आपको ये साबित कर सकते हैं कि आपने गलत किया है, आपको माफ़ी मांगनी, मगर वो दंडित करने के अधिकार नहीं है, पेनलाइज करने की पावर नहीं है। इसलिए ऐसा कोई सरकार ने ऐसा कोई यंत्रणा बनानी चाहिए, ऐसा कोई मशीनरी सेटअप करना चाहिए, ताकि और न्यायमूर्ति और कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, और जगह जगह राज्यों में भी हाई कोर्ट को ऐसे कुछ निर्देश देने चाहिए। उनकी एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, उनकी एक स्टीयरिंग कमेटी हो, जो वही राज्यों तक, क्योंकि सारे मामले अगर सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ उनके जुरिडिक्शन है, वहाँ पर ये हाई कोर्ट अपनी एक कमेटी बनाए, स्टीयरिंग कमेटी बनाए, जिसमें इंडिपेंडेंट लोगों को लिया जाए, निष्पक्ष लोगों को लिया जाए, कानून के सलाहकारों को लिया, कानून के सलाहकार तो रहेंगे उनके साथ में, और ये तय करे ये खबर जो अखबार में या टीवी ने, जो न्यूज़ ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाई है, और जो डिबेट है, वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक दिखाई जाना चाहिए। नहीं, आपने जैसे न्यायालय की बात की, ये बहुत मार्के की बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक बात और कही है कि मीडिया के पास, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास, जो बात उनका जो दायरा है, जो उनका क्षेत्र बहुत विशाल है, उनके पास हर चीज़ को लोगों पर पहुंचाने का साधन उनके पास है, ये उनका। लेकिन इसी में उन्होंने एक बात यह भी कही है कि यह समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये खबरिया चैनल न केवल समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रतिकूल रूप से अदालतों को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, जब इनके डिबेट होते हैं तो अमूमन ऐसे विषयों पर होते हैं जो विषय अदालतों में लंबित हैं, या वैसे व्यक्तियों, वैसे संस्थाओं के खिलाफ होती है जिन पर कोई आरोप लगाते हैं और न्यायालय में वो संज्ञान लेता है। अदालतों में लंबित मामलों पर यह कंगारू कोर्ट अपने कथित विशेषज्ञों के साथ डिबेट करा करके समाज को और अदालत को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो अनैतिक तो है ही है। मैं नहीं समझता कानून में ऐसा कोई प्रावधान, चुके है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है, प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसा राव साहब ने कहा कि तत्काल आगे बढ़ते हुए सरकार को और स्वयं अदालत को, चूंकि ये जो टिप्पणी आई है भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आई है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब ये कहते हैं कि समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के, गलत दिशा में ले जाने की कोशिशें खबरिया चैनल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई तत्काल अपेक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और तीसरी खबर। केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगा कि उनकी बेटी एक फेक लाइसेंस लेकर के, फेक लाइसेंस इसलिए कि जिस व्यक्ति के वो बार लाइसेंस मिला है वो व्यक्ति जीवित नहीं है, उसके नाम पर लाइसेंस लेकर वो बार चलाती है, रेस्टोरेंट बार चला रही है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था, और उसमें वो आरोप में पत्र भी बहुत तरह की बातें आई कि कैसे प्रभावित करके वो सब किया गया। उस पर कुछ आपत्ति जब आबकारी आयुक्त ने ली तो ये मामला सामने आया और ये आरोप लगे और यह मांग की गई कि स्मृति ईरानी तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को प्रभावित करके वो लाइसेंस दिलाया। हालांकि जवाब में स्मृति ईरानी सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और उन्होंने यह जानकारी दी कि उनकी बेटी 18 वर्ष की है और कॉलेज की छात्रा है। ये कहा। हालांकि व्यवसाय भाग उन्होंने बात तो दिया, लेकिन अब जो उनका आरोप था कि वो कागज दिखाए, वो कहाँ नाम, कहीं नाम नहीं है उसकी बेटी का, जो भी एक्सप्रेस वगैरह पूछा गया है। लेकिन ये विडंबना है और ये बड़ी विचित्र बात है कि जो आरोप लगे उसमें पहले ही कहा गया कि हम उस लड़की का नाम नहीं लेंगे चूंकि वो राजनीति में नहीं है। और दूसरी, ये तो पहले बताया गया कि ये जो है दूसरे के नाम पर, एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस, ये नहीं कि आरोप है कि उस लड़की ने अपने नाम पर लाइसेंस लेकर बाहर चला रही है। अब फिर चैनलों की बात होती है, पत्रकारों की बात होती है, सबों ने खबर दिखाई, लेकिन इस पहलू का स्पर्श किसी ने नहीं किया कि आरोप में कहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने नाम पर लाइसेंस लेकर चला रही है। वो तो आरोप ही है कि दूसरे व्यक्ति का, जो व्यक्ति मृत है, उसके नाम पर लाइसेंस चलाया जाए। इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई है या निजी आरोप, बल्कि अश्लील आरोप, एक गलत आरोप के तहत ये सब किया जा रहा है? इसमें राजनीति कहीं भी नहीं है। और ये आपने जो दूसरा बताया है, ये भी नहीं है। ये तो एक एक्चुअली एक फ्रॉड है, ये एक क्रिमिनल केस है कि आपने मृत व्यक्ति के नाम से लाइसेंस लिया, आप वहाँ बार रेस्टोरेंट चला रही है। और स्मृति ईरानी अभी अपने बचाव में, अपनी लड़की के बचाव में बहुत कुछ बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, मगर उनके बहुत सारे ट्वीट आए हैं, उनके फ़ोटो आए हैं, वो लड़की को गले लगा रही है, वो जो सिली बार रेस्टोरेंट जो है वहाँ पर। और वो रेस्टोरेंट एंड बार जो था उसको काला आपने स्टिकर लगा दिया। आज कुछ इसमें चैनल में दिख रहा है कि वो लोग गोवा के जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो बार और जो नीचे का था उसको निकाल रहे हैं, और उसमें स्पष्ट दिखता है रेस्टोरेंट एंड बार। और वहाँ पर मजे की बात ये है, क्योंकि गोवा एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, टूरिस्ट वहाँ बहुत संख्या में आते हैं और विदेशी टूरिस्ट भी बहुत संख्या में आते हैं। तो उनके जो खाने पीने के प्रिय पदार्थ होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी में आप जानते हैं सभी तरह के मांसाहार परोसे जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें पोर्क होता है, बीफ होता है। और वो वहाँ पर जो ट्वीट जो भी किया है उसमें भी दिखता है कि ये बीफ और पोर्क दोनों सर्व किया जाता है और बार है। और इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि आरटीआई में किसी ने क्वेरी की थी, वहाँ से मालूम पड़ा कि ये उनकी जो लड़की है जयेश ईरानी, और उनके नाम पर ये उन्होंने जो चला रही है रेस्टोरेंट सिली बार, सिली रेस्टोरेंट, वो वहाँ पर ये वो व्यक्ति मृत है। और तब ये मामला सामने आया। और दूसरा, इसमें एनडीटीवी और बाकी चैनल में एक बहुत अच्छे कलाकार है, एंकर है, फूडी, खाना खजाना से संबंधित रखते हैं। वो देश भर भ्रमण करते हैं और खाने के बारे में जानकारी, तरह तरह के व्यंजन के बारे में वो रिसर्च चलते रहता है उनका एक इंटरव्यू है ये माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी की जो लड़की है जयेश ईरानी, उनके साथ में। और वो बात कर रही है कि हमारा रेस्टोरेंट है, ये है, इस तरह की बातें ये वहाँ से सामने आया। तो ये उनका बचाव जो है, बचाव करने का अधिकार पूरा है उनको, मगर उनके बचाव बहुत कमजोर दिख रहा है, हास्यास्पद और कमजोर है। क्योंकि अभी सब बातें सामने, जैसे जैसे आप बचाव करेंगे वैसे वैसे लोग सबूत लेकर सामने आते हैं। बिल्कुल। उन्होंने जो नोटिस दिया है, उन्होंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है दिल्ली में, उनको दिया है, पवन खेरा को। और गोवा कांग्रेस कमेटी के लोग अभी इसमें पूरी तरह भिड़ गए हैं और वो भी अपने बचाव में है, क्योंकि उनके पास सबूत है कि जो, और वो जो व्यक्ति जो स्टेट एक्साइज का जो वहाँ गोवा का जो कमिश्नर, हाँ, उसको वहाँ से हटाया गया है। क्योंकि वो जानकारी वहीं से नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी किया था, वहीं से जानकारी निकली है। ये तो सब बातें हैं। अभी क्या है, ये आप अपने बचाव में कुछ भी बोल सकते हैं। आप पहला, सबसे पहला जो बचाव का जो हथियार होता है वो रहता है कि आप लीगल नोटिस दो। लीगल नोटिस से कोई डरने वाले लोग नहीं हैं, कि जिनके पास सबूत है वो क्यों डरेगा। कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि अभी स्मृति ईरानी अपने आप को बचा पाती है या इस पूरे मामले में
पार्टी के आला कमान, पार्टी के उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी इसमें क्या निर्णय लेते हैं। मगर फ़िलहाल जो लगता है मुझे, स्मृति ईरानी फ़िलहाल उनके ऊपर ये संकट छाया है, क्योंकि वो गलत हुआ है और जो गलत है वो गलत ही है। और एक तो फ्रॉडुलेंट तरीके से बार का लाइसेंस लिया गया है और उन्होंने अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश की है, हालांकि वो गलत है। ये तो अभी जो लोग जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास भी सबूत है, वो आने वाले दिनों में और भी सबूत लेकर आएंगे। देखना होगा पार्टी क्या करती है। अब बिल्कुल एक टीवी कलाकार के रूप में अपना ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले स्मृति ईरानी सीढ़ियाँ आगे चढ़ते चढ़ते आज केंद्र में मंत्री बन गई हैं। लेकिन यह जो ताज़ा आरोप उनकी बेटी के ऊपर लगा है और जो जैसा राव साहब ने बताया कि जिस प्रकार से हास्यास्पद बचाव से स्मृति ईरानी कर रही हैं, पूरा देश समझ रहा है, देख रहा है। और अब नैतिकता की मांग है कि स्मृति ईरानी अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन आज की राजनीति में बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु होते हैं जिसे सामने लेकर हर कोई अपने बचाव करता है। अब और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की एक बैठक में जो हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने टिप्पणी की। हालांकि बात बाहर निकल गई तो बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की कि हमने दिल पर पत्थर रखकर ये सरकार बनाई। हालांकि बहुत हंगामा हुआ, ये बात आगे आ गई, फिर हुआ कि बात बाहर कैसे निकली, लेकिन बात आ गई और ये सच्चाई। उन्होंने ऐसी बात कही। हालांकि अब वो सफाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी कुछ सफाई दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। लेकिन यह जो है इन शब्दों में छुपा हुआ है आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द, क्योंकि वे इस तथ्य को स्वीकार अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पचा पा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस महाराष्ट्र सरकार को 5 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाया, महाराष्ट्र में विकास के कई नए नए कार्यक्रम हुए, एक संदेश दिया कि एक युवा फडणवीस किस तरह से महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण बड़े राज्य का नेतृत्व कर सकता है मुख्यमंत्री के रूप में। उस देवेंद्र फडणवीस को एक शिवसेना के एक नाथ शिंदे भी सुनाते कहेंगे या बागी कह लीजिए, जो कह लीजिए, उनके अधीन उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शायद चंद्रकांत पाटिल जो कह रहे हैं कि दिल पर पत्थर रखकर भारी मन से, यह वही दर्द है जिसे वो छुपा नहीं पाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह सरकार, एक नाथ शिंदे की सरकार जो मुख्यमंत्री हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? चूंकि ध्यान रहे, इनको ये भारतीय जनता पार्टी पर पूर्णतः आश्रित सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल का बयान बहुत ही विवादित रहा है और उन्होंने जाने अनजाने में या जानबूझकर, जो भी समझिए आप, कोई भी निष्कर्ष लगाइए आप, उन्होंने कह दिया कि हमने छाती पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर ही निर्णय लिया है। ये बयान होने के बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ से एक सनसनी पैदा हो गई और उनके बयान को कैसे उसको भी संवारा जाए, कैसे उससे उभरा जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी और तमाम जो लोग हैं, उन्होंने इसको सफाई देने की बहुत डैमेज कंट्रोल में गए कि ऐसा नहीं, ऐसा कहा है, मगर जो कहा है वो तो लोगों ने सुना है। बिल्कुल। और एक तरह से चंद्रकांत दादा पाटिल ने अपनी बात कह के, बात सही है आपने जो बताया, हजारों कार्यकर्ता जो है उनकी बात जो है, मन की बात जो है, उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। मगर राजनीति में थोड़ा संयम की ज़रूरत है। इसके पहले भी हमने कहा है, कई चीज़ें जो है अपने को आपको मुट्ठी में रखना पड़ता है, मुट्ठी बांध के रखना पड़ता है। लाख बंद मुट्ठी लाख की बोलते खोले तो इस तरह से होता है कि उनके बयान ने सारी जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में
उत्साह पैदा कर दिया कि देखो हमारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। मगर अभी आप जैसे बोल रहे हैं बराबर है कि अभी आपको 2.5 साल और सरकार चलाना है, और कोई भी तरह की इस तरह से बयानबाजी से दोनों पार्टी के लोगों को बचना चाहिए। और जैसे अभी चंद्रकांत दादा ने बोल दिया, वैसे शिवसेना में भी उस समय बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। हमारे पार्टी के सामना के संपादक, हमारे पत्रकार संजय राउत, ऐसे कई बयान विवादित बयान के लिए प्रसिद्ध थे। मगर अभी जो है समय बहुत नाजुक है। आपको 2.5 साल अगर सरकार चलाना है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको बहुत सोच समझ कर गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी कोई बात ना हो कि ये बात शिवसेना के जो सत्तारूढ़ जो लोग हैं या बागी सदस्य जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो समूह है, उनके लोगों को बुरा ना लगे, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हालांकि अभी ये बयान आते से ही और इसके ऊपर और भी लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा शरद पवार ने भी एक मजाकिया बयान किया है इसका कि छाती पर पत्थर रखा है या सर पे पत्थर रखा है। तो ये इस तरह से ये तो अब होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से हालांकि कुछ इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई, बड़ी टिप्पणी नहीं हुई है कोई, या बड़े नेता ने नहीं की है। मगर ये चंद्रकांत दादा पाटिल और बाकी लोगों को थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। और ये कुछ भी करे, बाद में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर ये जवाबदारी आती है कि इसको वो अभी डैमेज कंट्रोल करे, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो लबोलुबाब यह है कि यह घटना विकासक्रम कोई आश्चर्य लेकर नहीं आया है, यह तो होना चाहिए और होगा। क्योंकि जिस प्रकार सरकार का गठन हुआ, 100 से ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी पीछे में है, और आगे में एक पार्टी के साथ दगा कर, शिवसेना के साथ दगा कर, जैसा कि उन पर आरोप लगता है, बाहर निकले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में देवेंद्र फडणवीस जैसे योग्य और हर तरह से लोकप्रिय सराहनीय कार्य करने वाले फडणवीस को उनके अधीन उप मुख्यमंत्री बनाकर, उनका डिप्टी बनाकर रखा गया। अब सरकार ठीक है, राज्य हित में, प्रदेश हित में हम सभी चाहेंगे कि सरकार चले, क्योंकि एक अस्थायी सरकार की बहुत ही आवश्यकता है जो अपना शेष कार्यकाल सफलतापूर्वक है, क्योंकि इसका सीधे राज्य के विकास से विषय जुड़ा हुआ है और विकास के ऊपर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हम आशा करें कि ये सरकार ठीक से अपना काम करेगी, और जैसे राव साहब ने कहा, संयम बरतें, क्योंकि राजनीति में संयम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारी बातें होती हैं जो दिल के अंदर होती हैं, दिल पर बोझ रहता है, लेकिन उस पर पत्थर रखने की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य हित में अपने कदम ताल करें, आगे करें, और अगर आपने सरकार बना लिया है तो फिर उसे सफलतापूर्वक अपना काम करने दें, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आए। तो आज प्रेस क्लब में इतना ही। अब हमें विदा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम प्रेस क्लब में नई सुर्खियों पर चर्चा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।